नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं ज्योति राठौर और एक बार फिर से करंट अफेयर की धांसू क्लास लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो अब जो है करंट को थोड़ा सा और नजदीकी से और डिटेल में पढ़ने की कोशिश होगी और खास तौर पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश होगी, क्योंकि भाई एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो जितने भी साथी इस साल सीजीएल की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना इधर उधर का समय जाया किए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों को किन किन मुद्दों पर बात करनी है। तो पहला मुद्दा हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप होने वाला है, जहां पर हम थोड़ा सा बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की घुसपैठ नीति जो है, या कह सकते हैं वेस्ट बंगाल इनफिल्ट्रेशन पॉलिसी जो यहाँ पर नई लागू की जा रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रगति सैन्य अभ्यास, जो एक सैन्य एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे यूपी के ओबीसी पंचायत आयोग की। ये तीनों ही जो पोर्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो भैया कुछ भला उनका भी कर दो और सेशन को शेयर कर दो। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की नई घुसपैठ नीति और बीएसएफ की भूमि हस्तांतरण की, तो देखो जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आखिर घुसपैठ की व्यवस्था या घुसपैठ हो क्यों रही थी, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से शेयर होती है। जब बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की उथल पुथल होती है, जैसा कि हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है, शेख हसीना के जाने के बाद से लेके या उनसे पहले से भी जिस तरह से राजनीतिक अटकलें या राजनीतिक जो उथल पुथल वहां पे चलती थी, वहां से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बांग्लादेश से सीमा साझा होने वाले राज्यों में आ जाते थे, जिसमें जिसमें पश्चिम बंगाल और असम का जो क्षेत्र था वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यही सिचुएशन थी जो बहुत सालों से पश्चिम बंगाल के लोग फेस कर रहे थे और अंततः जाकर अब जबकि नई सरकार बनी है बंगाल के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी है, उसने क्या किया है, अब इन्हीं घुसपैठियों को शहर से घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की, देश से बाहर निकालने की जो कवायद है उसको धीरे धीरे शुरू कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको देखने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल की घुसपैठ नीति है क्या। पश्चिम बंगाल की जो घुसपैठ नीति होगी वो 3 पॉइंट पर आधारित होगी। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट कैसे करेगा, यानी कि ये देखेगा कि कौन सा व्यक्ति भारत का है, भारत का नागरिक है, और कौन सा व्यक्ति अवैधानिक रूप से भारत में घुसा हुआ है, जिस पर अवैधानिक रूप से क्या है, भारतीय जो पहचान दस्तावेज हैं वो पाए जा रहे हैं। दूसरा काम क्या करेगा, इसे डिलीट करेगा। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जो भारत का मूल रूप से नागरिक नहीं है, तो उसका क्या किया जाएगा, उसका आधार कार्ड को, उसके राशन कार्ड को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तीसरा काम क्या होगा, उसको उसके देश भेज दिया जाएगा। यानी कि अब जो है बांग्लादेशियों का जो अवैध रूप से भारत में रहने का जो कारवां था वो लगभग लगभग समाप्त होने की ओर जा रहा है। जैसे जैसे अगर ये प्रक्रिया प्रॉपर रूप से या कह सकते हैं एकदम तरीके से लागू होती है तो बहुत हद तक जो हमारे यहाँ रिफ्यूजीज की जो समस्या है वो हल हो सकती है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है जब हम मैप के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। तो ये है क्या, ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का वो एरिया है, बांग्लादेश का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा हिस्सा क्या है, बांग्लादेश है। और भारत की सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की जो सीमा है, 4096 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ भारत की साझा होती है। और ये जो साझा हो रही है, इसमें आपको समझना है कि उन राज्यों के बारे में समझना है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। लगभग 2200 किलोमीटर की जो सीमा है वो अकेले अकेले पश्चिम बंगाल साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद असम है, मेघालय है,
त्रिपुरा है, मिजोरम का क्षेत्र आ जाता है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले या 1947 के बाद और 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश था ये क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान था। इसका मतलब ये था कि लगातार इनकी जो गतिविधियां थी वो भारत के विरुद्ध होती जा रही थी। 1971 का जब वॉर होता है और बांग्लादेश को बनाया जाता है भारत की मदद से, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत की तरफ क्या हो चुके थे, आ चुके थे, भारत में रहना शुरू कर चुके थे। ऐसी सिचुएशन में जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं या फिर बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्यों की बात करते हैं, वहां पर भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उनके रोजगार को लेके, उनके रहने के तरीके को लेके, उनकी कह सकते हैं वहां पे सारी जरूरत की जो चीजें थी उनको देखते हुए यहाँ पर बांग्लादेशियों के द्वारा जो रिफ्यूजीज आए थे या बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज आए थे उनको एक चुनौती के रूप में यहाँ पर देखना शुरू कर चुके होते हैं। और याद रखिएगा, जब से यहाँ पर रिफ्यूजीज की समस्या आती है, ये क्षेत्र जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखा जाए, इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ये हमारे लिए क्या हो जाती है, एक समस्या खड़ी हो जाती है। लगातार रिफ्यूजीज को लेकर यहाँ पर समस्या बनी रहती है। यही वजह है कि अब जाकर शुभेंदु अधिकारी के द्वारा एक नई नीति को यहाँ पर लागू किया गया है और ये नीति किससे संबंधित होगी, रिफ्यूजीज को बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से हटाने की होगी। जिस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी आए हैं उनको हटाने की कवायद जो वो शुरू की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इसके लिए हमें क्या अधिकार है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम किसी हमारे देश में कोई भी शरणार्थी आता है, हम उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हम उसके शरण की पूरी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि भारत जो है हमेशा से अपने हितों के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ अन्य देशों की या अन्य राज्यों की या कह सकते हैं अन्य नागरिकों की सुरक्षा के बारे में भी सोचता है। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हमने बताया है कि इसकी सीमा साझा होती है, लेकिन बीएसएफ को इसकी भूमि दे दी गई है 31.9 एकड़ जमीन पर। लगभग पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में ये क्या करने वाला है, 27 किलोमीटर बाढ़ या 27 किलोमीटर फेंसिंग उसमें की जाने वाली है, यानी कि बॉर्डर को डिनोट किया जाने वाला है। ये किसके अंतर्गत होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गैर मुसलमान जितने भी लोग होंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा जो उसमें जो संशोधन था वो किया जाना था, जो किसका संबंधित था, नागरिकता कानून से संबंधित था। तो अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए फिल्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। ये भारत के 1991 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है। तो यहाँ पर ये दो कानून जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, करंट जब हम पढ़ेंगे तो हमें ओवरऑल वहां की जानकारी लेनी है। अगर मैं आपसे सीधे बात करूं तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठ नीति किसके द्वारा बनाई गई है, तो आप सीधे बोलेंगे नवनिर्वाचित जो सरकार थी, भाजपा सरकार, शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ये बनाई गई है। बीएसएफ को 27 किलोमीटर का जो एरिया है, 27 किलोमीटर की जो जगह है वहां पे बाढ़ बनाने की या फेंसिंग लगाने की परमिशन दी गई है, ये आपका फैक्ट है। लेकिन इसके अंदर की जानकारी भी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि अब जो है सीजीएल का जो पेपर आता है वो हवाई का पेपर नहीं आता, बल्कि बहुत जरूरी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ अंदरूनी फैक्ट के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक एक्ट या कह सकते हैं यहाँ पर एक सम्मेलन की बात की जा रही है, जो किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। ये क्या बना था, एक कमीशन बना था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसके अंतर्गत कहा गया था, बहुत सारे नियम कानून बताए गए थे कि आपको रिफ्यूजीज के साथ ये कुछ कुछ नियमों को पालन करना है, आपको उनकी अवहेलना नहीं करनी है। अगर कोई शरणार्थी आपका आता है मदद मांगने के लिए तो आप उसको ऐसे बाहर नहीं कर सकते। लेकिन भारत के ऊपर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने इस पर क्या नहीं किया है, साइन जो है वो नहीं किए हैं। इसीलिए भारत अब क्या कर सकता है, अपने देश के अंतर्गत जो
नियम है शरणार्थियों को लेकर, कोई विशेष नियम भले ही ना हो, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देखा जाए या भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं उनके आधार पर देखा जाए, तो यहाँ से लोगों को विस्थापित करने की, यहाँ से लोगों को भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सकता है। ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। 100वां संविधान संशोधन 2015 होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी ज्यादा मिली हुई है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा मिली हुई है, इसमें पश्चिम बंगाल के कुछ एनक्लेव या कुछ गांव दिए गए थे, जो किसे दिए गए थे, बांग्लादेश को दिए गए थे 100वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये दिया गया था 2015 में, जिसमें क्या था, जो जो क्षेत्र भारत और बांग्लादेश की सीमा में अड़चन दे रहे थे उनको क्लियर करा गया था। तो जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, केंद्र में आती है, उस सबसे पहले यही काम किया गया था कि इन दोनों की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है एग्जाम में या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आधार पर, तो वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखना यहाँ जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन 1 है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की घुसपैठ नीति का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? तो डिटेक्ट है, डिलीट है और डिपोर्ट है। दस्तावेज रद्द कर वापस भेजना क्या होगा? इसका नाम है कैंसलिंग डॉक्यूमेंट एंड सेंडिंग बैक। दूसरा क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? भैया ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, और जितने भी पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करते होंगे अक्सर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर कितनी है? ये है 4096 किलोमीटर, ये टोटल भारत से पूछी गई है। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 2200 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, याद रखिएगा। फिर है 100वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 2015 में पारित हुआ था। भूमि सीमा समझौता या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? तो ये क्या है? 2019 में इसको पारित किया गया था। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए क्या था? सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा। और कौन कौन से देश थे? पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था। ठीक है, तो यहाँ के गैर मुस्लिम जो लोग थे, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे, सीधी सी बात है, चाहे ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के हो, सिर्फ मुसलमान ना हो, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रावधान में रखा जाएगा। फिर है, सीमा सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अधीन काम करती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, सेकंड करंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, या कह सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। इनसे बहुत बार प्रश्न बन सकता है, डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कैसे होती है एक्सरसाइजेस, की जरूरत क्या होती है, क्यों करी जाती है? तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा, जब भी भारत किसी देश के साथ चाहे वो भारत का सीमावर्ती राज्य हो, सीमावर्ती देश हो, या फिर भारत के सीमा से दूर खड़ा देश हो, दूर बैठा देश हो, उनके संग आपसी संबंधों को तालमेल बैठाने के लिए, उनके संग संबंधों को अच्छा करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कुछ विशेष उद्देश्यों में सबकी सहमति लेने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ अभ्यास किए जाते हैं, जिसमें देश आपस में एक दूसरे की रणनीतियां साझा करते हैं, एक दूसरे के रक्षा उपकरणों के बारे में एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से वो लोग सहयोग ले सकते हैं वो आपस में साझा करते हैं। तो इस बार प्रगति 2026 का सैन्य अभ्यास मेघालय में आयोजित हुआ है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिएगा, अब क्योंकि आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्जाम भी आपका अब नजदीकी है, तो अब जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी रेगुलर जो डेली बेसिस पे होती है, उसके अलावा भी हम लोग कुछ टॉपिक वाइज भी देखते चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपको क्या मिले? सहायता मिले उससे। तो यहाँ पर जब हम प्रगति की बात करते हैं, तो प्रगति कहाँ पर आयोजित है? मेघालय के उमरई में। ठीक है,
मेघालय के उमरोई में ये क्या हो रही है, एक्सरसाइज आयोजित हो रही है। प्रगति की फुल फॉर्म देख लीजिए, पी से बनता है पार्टनरशिप, आर से बनता है रीजनल आर्म्स, ए से बनता है आर्म्स आर्मीज फॉर, जी से बनेगा ग्रोथ, एंड टी से बनता है ट्रांसफॉर्मेशन इन द, आई से बनता है इंडियन ओशन रीजन। यानी कि ये क्या कर रहा है, भारत अपने साथ साथ 12 देशों के साथ इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में एंटी टेररिज्म, जो कह सकते हैं जो जो टेररिज्म है या आतंकवाद रोधी गतिविधियों को क्या कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो आतंकवाद की समस्या है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के साथ साथ 12 अन्य मित्र देश हैं जो आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं, अपना सपोर्ट कर रहे हैं। 2 हफ्ते तक चलने वाली ये एक्सरसाइज भारत के साथ साथ 12 जो साउथ ईस्ट के देश हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज होने जा रही है। इसके पार्टिसिपेट नेशन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इंडिया है, भूटान है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। ये वो 13 कंट्रीज हैं जो मेघालय के प्रगति 2026 में हिस्सा ले रहे हैं, याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा साधा उद्देश्य ये है कि इंडियन ओशन के क्षेत्र में, खास तौर पर ईस्ट के जो क्षेत्र है वहां पर काउंटर करना टेररिज्म को, आतंकवाद को रोकना और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना। हमको क्या करना है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप भारत का थोड़ा सा मैप देखने की अगर कोशिश करें तो ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत का पूरा मैप तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये भारत है, और भारत जो है अपने आसपास के देशों के लिए, अपने आसपास के साथियों के लिए बड़े भाई की हमेशा से भूमिका निभाता आ रहा है। और बड़े भाई की भूमिका निभाने के साथ ही साथ जहां हम लुक एट पॉलिसी की बात करते हैं, लुक एट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है तो उन्होंने इस अप्रोच को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया, और इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने के लिए और आतंकवाद को काउंटर करने के लिए इस एक्सरसाइज का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन डिफेंस क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस एक्सरसाइज को आयोजित कर रही है। आत्मनिर्भर भारत से क्या संबंध है इसका, तो भैया इस क्षेत्र में जितने भी उपकरण यूज होंगे वो भारत के यूज होंगे, भारत के द्वारा बनाए गए यूज होंगे, भारत ने कहीं से लिए हैं तो वो यूज होंगे। उनके बारे में आसपास के देशों को समझाने की कोशिश होगी, रणनीति बनाने की कोशिश होगी, इंडियन ओशन के रीजन को सिक्योर करने की कोशिश होगी। तो एक तरीके से देखा जाए भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रगति अभ्यास में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं, तो भारत को मिलाकर 12 देश हैं, याद रखना। टोटल कितने हैं, 13 हैं, लेकिन भारत को अगर आप अलग से रखें, मेरा प्यारा भारत महान को रखें, तो उसके बाद 12 देश इसमें शामिल होते हैं। प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो उमरोई मेघालय में किया जा रहा है, याद रखिएगा। फिर है प्रगति अभ्यास मुख्य रूप से भारत की किस नीति को मजबूत करता है, तो ये एक्ट ईस्ट की नीति को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को क्या करता है, मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है प्रगति में आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ है इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इस अभ्यास का मुख्य सामरिक फोकस क्या रहने वाला है, तो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होने वाला है। से इन सेमी मॉनिटरिंग रीजन, इन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो इंडियन ओशन के क्षेत्र हैं, उनमें क्या होने वाला है, टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने तीसरे करंट की, और तीसरा करंट है हमारे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर यूपी के द्वारा ओबीसी आयोग, नया ओबीसी आयोग बनाया जा रहा है, किसके लिए, पंचायती चुनावों के लिए।
ठीक है, तो पंचायती चुनावों के लिए नया ओबीसी आयोग बनाया जा रहा है, जो हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा 5 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जो क्या करेगी, वो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की क्या करेगी, सिफारिश करेगी। इसका कार्यकाल कितना होना है, 6 महीने का कार्यकाल होना है, और इसके अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। ठीक है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे इसके अध्यक्ष। अब ये आखिर किया क्यों जा रहा है, तो एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और उस केस के आधार पर ही ये व्यवस्था की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट डायग्नोस्टिस फ्रेमवर्क आता है 2021 में, जो विकास किशन राव और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच आने वाला ये केस है। इसके अंतर्गत बताया गया था कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लागू करना है, क्या क्या कार्य करने हैं। तो जब हम बात करते हैं, इसका पहला जो चरण था, या पहला जो इसका टीयर था, या कह सकते हैं पहला जो इसका पॉइंट था, वो किससे रिलेटेड था, वो डेडिकेटेड कमीशन से रिलेटेड था। ठीक है, किससे रिलेटेड था, डेडिकेटेड कमीशन से रिलेटेड था, यानी कि स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की प्रकृति, पिछड़े वर्ग की जो व्यवस्था है उसकी रिपोर्ट तैयार करने से था। सीधी सी बात है, अगर मैं कह दूं मेरे क्षेत्र में इतनी ज्यादा पिछड़ापन है, लेकिन अगर कोई देखने ना आए तो क्या उसकी सत्यता की जांच हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर पहली बात की गई थी कि डेडिकेटेड आपको क्या बनाना है, कमीशन बनाना है, जो पर्टिकुलर एरिया में देखेगा कि क्या हालात है पिछड़े वर्ग की। दूसरा है अनुपात निर्धारण, प्रोपोर्शनल अलॉक्शन। प्रोपोर्शनल अलॉक्शन का मतलब होता है आयोग की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर उसके अनुपात में सीटें तय की गई। यानी कि क्या किया जाएगा, यहाँ पर आयोग जो सिफारिशें देगा, उन सिफारिशों के आधार पर उस क्षेत्र की सीटों को हम क्या कर देंगे, निर्धारित कर देंगे, उस क्षेत्र की सीटों को बंटवारा कर देंगे। तीसरी चीज यहाँ पे दी गई थी कि 50% की सीमा को हमको क्या करना है, लांघना नहीं है। इंदिरा साहनी का केस आता है 1992 में, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है कि इस जो फ्रेमवर्क होगा, या यहाँ पर जो ये गणना होगी, वो किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हम 15/6 और 16/6 की बात करते, 15/4 और 16/4 की बात करते हैं, जो शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था करता है, यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए किसी भी आधार पर ओबीसी का आरक्षण जो होगा वो 50% से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। टोटल रिजर्वेशन चाहे एससी एसटी ओबीसी मस्ट नॉट एक्सीड 50%, ये इंदिरा साहनी केस में बताया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पंचायत जो थी वो हमारे डीपीएसपी के किस आर्टिकल से आई है, तो 40 आर्टिकल जो हमारा था ग्राम पंचायत से रिलेटेड, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित था, उसके आधार पर हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, उसमें हमने कोशिश करी कि हम स्थानीय लोगों को भी क्या करें, मुख्य धारा में बांधने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, जब पंचायतों की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो इनका उद्देश्य मात्र इतना था कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो आसानी से वहां की समस्याओं को समझ सकते हैं। यही वजह थी कि 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद इसको संवैधानिक क्या दिया जाता है, प्रावधान दिया जाता है, संवैधानिक इसको दर्जा दे दिया जाता है, और क्या किया जाता है, पंचायत को बना दिया जाता है, जिसके आधार पर भाग 9 आर्टिकल 243 ए, ठीक है, 243 जैसे आर्टिकल्स को यहाँ पर शामिल किया जाता है, 11वीं अनुसूची को शामिल किया जाता है। फिलहाल में जब हम बात करते हैं आरक्षण की व्यवस्था की, तो आर्टिकल 243 डी के क्लॉज 6 में क्या दे रखा है, राज्यों में पंचायतों में ओबीसी आरक्षण देने का प्रावधान है, या इसका अधिकार जो है वो दिया गया है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज की व्यवस्था करता है, स्थापना करता है। और 2010 में एक केस आता है, कृष्णा स्वामी केस, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर शिक्षा और रोजगार आरक्षण देने का, या शिक्षा या रोजगार आरक्षण से अलग की बात करता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए कि कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति रखता है। तो कौन सा है, 243 डी
क्लॉज 6 है, इसका याद रखिएगा। संविधान में कब शामिल हुआ था? 1992 में शामिल हुआ था। फिर है, सुप्रीम कोर्ट में किस मामले में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य किया गया? तो विकास कृष्ण राव बनाम महाराष्ट्र का केस था 2021 का, उसे याद रखना। फिर है, उत्तर प्रदेश द्वारा गठित एक नए समर्पित ओबीसी पंचायत आयोग का कार्यकाल कितना होना है? तो 6 महीने का होना है। और याद रखिएगा आगे अगला क्वेश्चन है, द 50% कैप ऑफ ऑन टोटल रिजर्वेशन वॉज सेट इन विच लैंडमार्क केस? तो कौन सा है? इंदिरा साहनी का केस। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है, याद रखना। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेबल ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, कमेंट में बताना कि महिलाओं का पंचायत में कितने % आरक्षण है, और क्या जो आरक्षण है वो हर स्टेट में सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। टीम से हमारी बात हो गई है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। और एक चीज और है भैया, कि पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों यारों को शेयर करना, और बहुत कम समय जाता है तो लाइक करने में कंजूसी तो कतई मत करना। तो चलो भाई साथियों, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।